हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं और एक इम्पोर्टेंट इवेंट भी पढ़ेंगे कि कैसे जो सोशलिज्म है, जो इतना बड़ा आइडिया था, वो सोशलिज्म यूरोप में आया और इसके साथ साथ सपोर्ट में कैसे आया, उसको सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला, इसके बारे में कुछ फिलोसफर्स के आइडियाज़ भी पढ़ेंगे। कुछ नए नए टर्म्स हमारे पास आएंगे, जैसे सोशलिज्म आएंगे, कम्युनिस्ट आएगा, सोशलिज्म आ गया है, सोशलिस्ट आएगा, कम्युनिस्ट आएगा, फिर कोऑपरेटिव्स आएगा। तो इस सब के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ओके, और 4 फिलोसफर्स हैं, उनके आइडियाज भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर से कि सोशलिज्म, जिसके बारे में हम थोड़ा मोड़ा जाने भी थे फर्स्ट लेक्चर में कि सोशलिज्म क्या है, और रियली में हम लोग ये देखे थे कि सोशलिज्म एक टूल के तरह काम कर सकता है किस चीज़ के लिए, तो सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर या रीशेप करने के लिए। तो एक टूल्स के तरह जो था किस चीज़ करने के लिए, तो सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए कैसे फाइनली आया, कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप या टू यूरोप, आपके बुक में लिखा होगा 1.3 सेक्शन में। तो वही चीज़ और नीचे है उसका सपोर्ट, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सोशलिज्म हम लोग देखे थे एक पावरफुल टूल की तरह काम कर रहा था। आइडिया तो हम लोग जान रहे थे कि सोशलिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है, एक ऐसा विचारधारा है जिसके हिसाब से समाज में जितने लोग हैं उनको सारे रिसोर्सेस इक्वली बांट दिया जाए। उसी तरह से सोशलिज्म एक पावरफुल टूल की तरह काम कर रहा था किस चीज़ के लिए, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी, सोसाइटी को बदलने के लिए। और लोग क्यों चाह रहे थे सोसाइटी का चेंज, इसके बारे में डिटेल में मैंने सेकेंड लेक्चर में कवर किया हुआ है। तो फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप बोल सकते हैं टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी, सोसाइटी जो पहले की तरह था, जहाँ पे जो पैसे वाले लोग थे उन्हीं को सिर्फ सब कुछ मिल रहा था, उस चीज़ को बदलने का जरूरत था। तो टू रीस्ट्रक्चर द सोसाइटी। अब यहाँ पे बात आता है, इसी से एक रिलेटेड टर्म आपको मिलेगा सोशलिस्ट। तो इस चीज़ को भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं कि सोशलिस्ट क्या मतलब होता है। तो सोशलिस्ट सिंपली मीन्स, जैसे सोशलिस्ट वैसे लोग होंगे, ओके, वैसे लोग होंगे जैसे आप नेशनलिस्ट सुने होंगे, तो वही है सोशलिस्ट, वैसे लोग होंगे जो फॉलो करेंगे किसको, सोशलिज्म। नेशनलिज्म को फॉलो करने वाले नेशनलिस्ट हो गए। उसी तरह से जो फॉलो करेंगे किस चीज़ को, सोशलिज्म, यानी वैसे आइडिया जिसमें सारे लोगों को इक्वली सब कुछ दिया जाए, तो वो हो जाएंगे क्या, सोशलिस्ट। ये बात हुआ। अब बात है कि सोशलिस्ट के बारे में कुछ पढ़ना कि सोशलिस्ट कैसे थे, क्या उनका आइडिया रहता था। तो वही जो सोशलिज्म का आइडिया था वही, उसी तरह से सोशलिज्म को बनाया कौन था, तो उसके जो लोग थे वो बनाए थे, यानी सोशलिस्ट बनाए थे। तो उनके अपने कुछ आइडियाज़ थे और वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ आइडियाज़ देखते हैं सोशलिस्ट की, जिससे आपको माइंडसेट पता चलेगा सोशलिस्ट के। तो आइडियाज़ ऑफ सोशलिस्ट क्या क्या था, उनका विचारधारा क्या था उनके मन में, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला चीज़ जो ये लोग देख रहे थे वो ये था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है, ओके, किसी लोगों का जो प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है मेन कॉज है, ओके, रूट कॉज आपके बुक में लिखा होगा, मेन कॉज है या रूट कॉज है किस चीज़ के लिए, सारे सोशल इल्स के लिए, कॉज ऑफ सोशल इल, यानी सोसाइटी में जो भी बुरा हो रहा है, कुछ भी बुरा हो रहा है, तो उसका कारण कौन है, उसका कारण प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का आउनी ही है। अब ऐसा क्यों, प्राइवेट प्रॉपर्टी से क्या दिक्कत है, ऐसा होना चाहिए क्या कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना नहीं चाहिए, होना चाहिए, लेकिन सबका इक्वली होना चाहिए। और मोर अप्रोप्रिएट में इनका कहना था कि सोसाइटी एज ए होल उस प्रॉपर्टी को होल्ड करे। जैसे आज मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि कोई गाँव घर में बगीचा रहता है या पार्क बनाया रहता है या कोई तालाब रहता है, तो उस पर आप देखते होंगे कि एक ग्रुप का हक होता है, एक सोसाइटी का हक होता है, या बोल सकते हैं पूरे गांव का हक रहता है उस तालाब में अगर कुछ करना है। तो वैसे ही जो प्रॉपर्टी है कोई, तो उसको एज ए ग्रुप होल्ड करना चाहिए, ना कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी एक प्राइवेट आदमी होल्ड करे, एक आदमी होल्ड करे। इससे क्या होता है, तो इससे ये होता है कि जब एक आदमी किसी चीज़ को होल्ड करता है, यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी बन जाता है, तो इंडिविजुअल ऑन करता है प्रॉपर्टी को, एक आदमी करता है, तो वो एम्प्लॉयमेंट तो देता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट फिर भी मिलता है लोगों को, ये जानते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलता है, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ किस पे रहता है, अपना कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, पर्सनल गेन के लिए। तो सोशल के रूप में इसीलिए देखा गया था, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके द्वारा ऑन किया जाता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होता है वो ऑन रहता है, यानी किसके अंदर रहता है, ऑन्ड बाय इंडिविजुअल्स, एक लोगों के द्वारा, दो लोगों के द्वारा रहता है, ऑन्ड बाय इंडिविजुअल। अब इससे होता क्या है, अब इससे ये होता है कि भले ही समाज में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले क्या करते थे, एम्प्लॉयमेंट तो देते थे, गिव एम्प्लॉयमेंट, जॉब देते थे, लेकिन इनका मेन मोटो क्या रहता था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता था, मेन ऑब्जेक्टिव एक ही रहता था कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए। बट द ऑब्जेक्टिव वाज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अब इस चीज़ के लिए क्या सब था, अब जब ऑब्जेक्टिव रहेगा इसका सिर्फ
सिर्फ प्रॉफिट बनाने में, तो इससे क्या सा प्रॉब्लम होगा ये आप लोग सेकंड लेक्चर में देख चुके हैं। उनका हाउसिंग का, सैनिटेशन का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता था। ओके, बहुत पुअर कंडीशन में वो लोग रहते थे। ओके, अब यहाँ पे जितने भी प्रॉपर्टी वाले आदमी होते हैं, ठीक है, तो प्रॉपर्टी वाले जितने आगे आदमी हो गए, उनका सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, तो प्रॉपर्टी इन मैन जो होते हैं वो आर ओनली कंसर्न, उनको सिर्फ चिंता रहती है किसकी, तो सिर्फ और सिर्फ चिंता रहती है अपने प्रॉपर्टीज़ की। ये आप लोग अपने समाज में ही देख सकते हैं। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप नया पढ़ रहे हैं अबाउट पर्सनल गेन, अपना कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो इस चीज़ के बारे में, और नहीं सोचते हैं, नॉट थिंक अबाउट किसके बारे में, नॉट थिंक अबाउट वेलफेयर ऑफ पीपुल या सोसाइटी, सोसाइटी का कैसे अच्छा होगा, पॉपुलेशन कैसे अच्छा रहेगा, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं देता था। तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे वेलफेयर होगा इसके बारे में कोई टेंशन नहीं था। ओके, अब यहाँ पे अब बात ये आता है कि जो आपके सोसाइटी को बना रहा है, सोसाइटी में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन कर रहा है, क्या ये प्रॉपर्टी ओनर कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर्टी ओनर तो नहीं कर रहे, तो कर कौन रहा है, कर रहा है वो किसान, वो वर्कर जो काम कर रहा है। अब आप उसको ही राइट नहीं दे रहे हो, उसको ही कोई अधिकार नहीं है जीने का, अच्छे से हक नहीं दे रहे हो, ये तो बहुत बुरी बात है ना। तो इसी चीज़ के लिए जो सोशलिस्ट थे उनका तो आइडिया क्या था, वो ये लोग ऐसे आदमी थे जो सोचते थे कि समाज का भला हो, तो इसीलिए ये लोग इसके खिलाफ थे। ओके, प्रॉपर्टी वाले, ये बेसिक आइडिया है कि अगर आप कोई चीज़ चाह रहे हो और उसके अपोजिट में कोई चीज़ उसका उल्टा चाह रहा है, तो आप उसको अपोज करोगे, वो आपका अपोज करेगा, तो सिंपल सी बात है। इसीलिए इन लोगों का आइडिया क्या था, तो हम लोग वही सोशलिस्ट के आइडियाज़ पढ़ रहे, तो इनका आइडिया था कोई भी चीज़ के बारे में कि सोसाइटी एज ए होल होल्ड करे। ओके, ये मैंने आपको बताया था, सोसाइटी एज ए होल मतलब कोई चीज़ को एक आदमी ना होल्ड करके क्या करे, सोसाइटी पूरा समाज के जो लोग हैं वो सोसाइटी एज ए होल क्या करे, कंट्रोल करे प्रॉपर्टी को, कंट्रोल प्रॉपर्टी रदर देन द इंडिविजुअल, एक आदमी के जगह पूरे सोसाइटी एक ग्रुप होल्ड करे। ओके, और इसी चीज़ के लिए ये लोग सोशलिस्ट जो थे, तो वो सोशलिस्ट इसी के लिए अपना प्रदर्शन भी करते थे, कैंपेन करते थे। तो सोशलिस्ट यही चेंज चाहते थे, वांटेड दिस चेंज कि कौन चेंज, कि जो प्रॉपर्टी है कोई भी समाज की, वो जितने रिसोर्सेस है वो एक ग्रुप होल्ड करे, सोसाइटी होल्ड करे, ना कि एक आदमी, दिस चेंजेस। और इसके लिए इन्होंने कैंपेन भी किया था, एंड कैंपेन फॉर दैट, कैंपेन भी किया था। ओके, अब बात आती है, ये सब एक आदमी के सोचने से तो होगा नहीं, होगा क्या, नहीं, तो इसमें फिलोसफर्स का भी बहुत बड़ा हाथ था जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे फिलोसफर थे, सबके बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, पॉसिबल ही नहीं है, और उतना हिस्ट्री भी अवेलेबल नहीं है, फिर भी हम लोग कुछ गिने चुने जो इंपॉर्टेंट उस टाइम में आए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और इनमें अभी जो पढ़ने वाले हैं वो दो हैं, एक है रॉबर्ट ऑवेन, उनके बारे में, और एक उन्हीं के साथी थे या उन्हीं के जैसे उनसे और अच्छा सोच रखने वाले आप बोल सकते हैं, उनका इम्प्रूवमेंट जो था, इम्प्रूव सोच, वो था लुइस ब्लैंक। इन दोनों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो अभी आप इतना समझ गए हैं कि सोशलिस्ट कौन थे। ओके, वो लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आते थे, और ये लोग देखते थे किस चीज़ को, प्राइवेट प्रॉपर्टी को किसी कॉज ऑफ सोशलिज्म, एज ए रूट ऑफ सोशलिज्म, ऐसे आप बोल सकते हैं। ये आप समझ गए। ओके, अब सोसाइटी जो था वो कैसा चाहते थे, सोसाइटी चाहते थे कि काउंट्री के रिसोर्सेज जो है वो लोग जो हैं सोसाइटी के वो होल्ड करे उस प्रॉपर्टी को, उसको कंट्रोल करे, ना कि एक आदमी। अब इसके बारे में कुछ जो मैंने आपको बोला जैसे कुछ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनमें नाम आता है कि इनका एक रॉबर्ट ऑवेन का, तो उनका पढ़ते हैं उनके बारे में, रॉबर्ट ऑवेन। अब रॉबर्ट ऑवेन जो है इनका अपना कुछ आइडियाज़ था। अब देखिए ये क्या बोलते थे। तो रॉबर्ट ऑवेन वैसे तो सभी सोशलिस्ट का अलग अलग है, ये भी एक सोशलिस्ट होंगे कि नहीं, जी हाँ, सोशलिस्ट में ये काम कर रहे हैं, तो ये भी सोशलिस्ट हुए, सोशलिज्म के लिए काम कर रहे हैं कि जो रिसोर्सेस है कंट्रीज़ का वो उनके लोगों के पास हो इक्वली, तो ये भी एक सोशलिस्ट हुए। तो अलग अलग सोशलिस्ट का अलग अलग अपना विचार रहा था, थोड़ा सा अलग अलग, मेन तो यही मोटो रहता था कि सोसाइटी में सारे रिसोर्सेज को एक जैसे बांटना है समाज में। फिर भी थोड़ा थोड़ा अलग आइडिया आता था, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो इनके बारे में अगर देखिए तो रॉबर्ट ऑवेन ये खुद ही एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, यानी खुद ही इंडस्ट्री होल्ड करते थे। और मैंने ये आपको बताया भी था, जो सोशलिज्म आ रहा था इनको लाना कौन चाह रहे थे, लिबरल्स, रेडिकल्स। मेन तो वही कंजर्वेटिव तो चाह रहे थे कि ये सब रहे, चेंज हो ही नहीं पहले, खैर ये दोनों थे। और लिबरल्स खुद कौन थे, तो लिबरल्स मैक्सिमम वैसे आदमी थे जो खुद ऊंचे दर्जे के थे और उनके पास खुद ही वो मैन्युफैक्चरर थे, एम्प्लॉयर थे। ये सब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ही आपको अच्छे से बता दिया हुआ है। तो रॉबर्ट ऑवेन खुद एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। ओके, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर समझते हैं आप, इंग्लैंड में जन्म लिए हुए। ओके, इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे और ये चाहते थे कि एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया जाए। अब इसका क्या मतलब है, तो ये चाहते थे कि सोशलिस्ट को बिलीव करना चाहिए
बिलीव इन कोऑपरेटिव। अब ये कोऑपरेटिव क्या आ गया हमारे पास नया टर्म, तो कोई बड़ी बात नहीं है कोऑपरेटिव आपके लिए। तो कोऑपरेटिव नाम से पता चल रहा है, कोऑपरेटिव का क्या मतलब होता है, कोऑपरेट करके चलना, मतलब एक साथ लेके चलना। तो कोऑपरेटिव का यही मतलब है कि आप अगर जानना चाहे अगर इंग्लिश में, तो कोऑपरेटिव का क्या मतलब है डिफिनीशन के रूप में, तो सिंपली ये जब लोग एसोसिएशन के रूप में काम करते हैं, मतलब एक ग्रुप के रूप में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं और जो प्रॉफिट होता है उसको बांट ले, इसी चीज़ को बोलते हैं कोऑपरेटिव्स। ओके, इसमें पहले से क्या चेंजिंग आ गया, तो पहले से ये चेंजिंग आ गया कि पहले जो लोग थे वो सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट लेते थे, एक आदमी होल्ड करता था पूरे प्रॉपर्टी को और जो प्रॉफिट होता था उसके पास आता था। लेकिन कोऑपरेटिव्स का ऐसा सोचता है कि नहीं, जो प्रॉफिट होगा हम लोग पहली बात एक आदमी होल्ड नहीं करेगा उस प्रॉपर्टी को, उस प्रॉपर्टी को बहुत सारे आदमी होल्ड करेंगे और उसके साथ साथ एक ग्रुप होल्ड करेगा और उसके साथ साथ जो भी प्रॉपर्टी में प्रॉफिट आएगा वो सबको इक्वली बांट दिया जाएगा उनके रोल के हिसाब से। तो कोऑपरेटिव सिंपली मीन्स कि एसोसिएशन ऑफ पीपल, पीपल का एसोसिएशन था, ग्रुप था, जो क्या करते थे, एक साथ काम करते थे, वर्किंग टुगेदर, उसके साथ साथ अर्निंग प्रॉफिट्स, एक साथ काम करते थे, प्रॉफिट कमाते थे और डिवाइड कर देते थे, एंड डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइडिंग इट अकॉर्डिंग टू वर्क कैसा कर रहे हैं उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वर्क वो लोग बांट लेते थे। ओके, वर्क में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके हिसाब से ये बांट लेता था। तो ये था किसका आइडिया, ये रॉबर्ट ऑन, और इसी के लिए जो ये क्या थे, एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी भी बनाए थे यूएसए में, इंडियाना यूएसए में एक कोऑपरेटिव बनाए थे। तो रॉबर्ट टाउन आप देख सकते हैं, रॉबर्ट टाउन क्या किए थे, एक बिल्ड किए थे, बनाए थे क्या चीज़, कोऑपरेटिव कम्युनिटी, मतलब ऐसा कम्युनिटी जो कोऑपरेटिव को सपोर्ट करे। कोऑपरेटिव सिंपली मीन्स अगेन जो एक ऐसा सोच जिसमें एक ग्रुप, एक कम्युनिटी होल्ड करे किसी प्रॉपर्टी को, ओके, और प्रॉफिट बांट ले काम के हिसाब से। तो बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी, नाम क्या था, आप नाम याद रख सकते हैं इसका, न्यू हार्मोनी। कहाँ पे, इन यूएसए में। ओके, तो अब देखिए कुछ और सोशलिस्ट भी थे, इनका क्या आइडिया था, ये चाहते थे, रॉबर्ट ऑन चाहते थे, वांटेड टू बिल्ड कोऑपरेटिव कम्युनिटी, बनाना चाहते थे क्या चीज़, टू बिल्ड कोऑपरेटिव्स बनाना चाहते थे, किसके मदद से, कोऑपरेटिव्स थ्रू इंडिविजुअल, थ्रू कलेक्टिवाइजेशन, आप बोल सकते हैं कलेक्टिवाइजेशन, यानी एक साथ होने पे कलेक्टिवाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, मतलब लोग एक साथ आए और कोऑपरेटिव्स को बनाए। पर आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ जब एक आदमी, दो आदमी ऐसे चेन में करते जाता है तो ये चीज़ बहुत स्लो हो जाता है। ओके, अगर एक गवर्नमेंट इस मदद कर दे तो कोई चीज़ फास्ट हो जाता है। कोई भी चीज़ आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे मेरा चैनल का ग्रोथ ही ले लीजिए, मैं अकेले काम कर रहा हूँ, कोई सपोर्ट में नहीं है, तो उस कंडीशन में ग्रोथ आप देख ही सकते हैं। लगभग मेरे चैनल पे 350 वीडियो होगा और उसके हिसाब से जो चैनल का सब्सक्राइबर है वो भी 250 है, ना ही व्यूज़ है ना ही क्वेस्ट टाइम है, तो उसी हिसाब से, क्योंकि मैं इंडिविजुअल काम कर रहा हूँ। और अगर मान लीजिए कि मैं 2-3 अभी भाई बहन को मिला भी लेता हूँ, फिर भी मेरा उतना अच्छे से काम नहीं करेगा, लेकिन मैं एक एज अ गवर्नमेंट के रूप में या किसी को ऐसे कोई ऐसे आदमी आ जाए मेरे सपोर्ट में जो किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट के हैं, तो मेरा चैनल एक ही दिन में मिलियंस में पहुँच जाएगा। तो यही चीज़ अंतर है। जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये जो थे आपके कौन, रॉबर्ट ऑन, ये चाहते थे कि इंडिविजुअल्स की मदद से बने। लेकिन दूसरे सोशलिस्ट जो थे उनका थोड़ा अलग आइडिया था। जैसे अभी हम लोग लुइस ब्लैंक के बारे में देखेंगे, ये बोलते थे ठीक है कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया जाए, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट इनकरेज करे। और ये अच्छा आइडिया था, क्योंकि आप अगर एक एक जोड़ के एक वैसे तो बोलते हैं बूंद बूंद से तालाब भर जाता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है उसमें, बहुत टाइम लगता है। ओके, और हो सकता है बूंद सूख भी जाए बीच में ही, जो कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि सालों लगेंगे इसमें, तो जब सालों लग रहे हैं, सदियों लगेंगे, तो इस कंडीशन में ये ना हो कि बहुत सारे आदमी फिर से इस आइडिया से हट जाए। तो इसीलिए जो लुइस ब्लैंक थे वो बेटर आइडिया रखते थे मेरे हिसाब से। वो चाहते थे ठीक है आप कोऑपरेटिव्स बनाओ, अच्छी आइडिया है कोऑपरेटिव की, समाज में जो प्रॉफिट है वो कुछ ग्रुप मिल के बनाए और उसको बांट ले, लेकिन उसमें गवर्नमेंट इनकरेज करे, उसको गवर्नमेंट भी मदद करे कोऑपरेटिव्स बनाने में। और कोऑपरेटिव्स बनाए क्यों जा रहे हैं, कोऑपरेटिव्स बनाया जा रहा है एक ही चीज़ करने के लिए, कोऑपरेटिव्स आर बीइंग बिल्ड, बनाए जा रहे हैं टू रिप्लेस कैपिटलिस्ट, बीइंग बिल्ड। अब कैपिटलिस्ट तो आप जानते होंगे, कैपिटलिस्ट नहीं जानते तो समझ लीजिए, कैपिटलिस्ट वैसे लोग होते हैं या एक वैसा सोच है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान दिया जाता है। कैपिटल मतलब यहाँ पैसा है, कैपिटलिस्ट। ओके,
तो कोऑपरेटिव्स का एक ही मोटो था, क्या था कि कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर लिया जाए, मतलब ऐसे लोग जिसे प्रॉपर्टी ऑन पे ध्यान देते हैं उसको रिप्लेस कर लिया जाए। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लुईस ब्लैंक का आइडिया, और उसके साथ साथ दो और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स का भी आइडिया देखेंगे। चलिए पहले पढ़ते हैं लुईस ब्लैंक का आइडिया क्या था। तो लुईस ब्लैंक, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हिसाब से ये एक इम्प्रूव्ड आइडिया था, इनसे जो रॉबर्ट आर्न था उनसे एक इम्प्रूव्ड आइडिया था। ये बोलते थे ठीक है कोऑपरेटिव बनेगा लेकिन इसमें गवर्नमेंट इनकरेज करे। ओके, तो ही डिमांडेड, या आप बोल सकते दे डिमांडेड, इनके जो सोसाइटी थे उनका जो सपोर्ट में था वो चाहते थे, दे डिमांडेड दैट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो इनकरेज करे किस चीज़ में, गवर्नमेंट इनकरेज कोऑपरेटिव्स बनाने में गवर्नमेंट इनकरेज करे। और इसका रिजल्ट आप थोड़ी देर में देखेंगे भी कि बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज़ बनने लगे। यहाँ पे समाज में 2-4 ग्रुप नहीं बन रहा था, लेकिन इसकी मदद से अब बॉडीज़ बन रहे हैं, इंटरनेशनल बॉडी, यानी बहुत ऊपर तक पहुँच जा रही है, कहने का मतलब है। तो अब इसी में कोऑपरेटिव से, अब कोऑपरेटिव आप समझिए कोऑपरेटिव्स क्या था। तो एक एसोसिएशन थे लोगों के जिसमें वो लोग एक साथ गुड्स प्रोड्यूस करते थे और प्रॉफिट काम के हिसाब से बांट लेते थे। चलिए अब पढ़ते हैं दो और के आइडिया, और इनके आइडिया लगभग सिमिलर ही थे, कार्ल मार्क्स, और इनका नाम आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये आपको यहाँ पे अभी छोड़ने वाले नहीं है, और इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ भी, और जब हम लोग पढ़ेंगे रशियन रिवॉल्यूशन उसमें भी। तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इनके बारे में। अब ये इसी जो बातें थी सोशलिस्ट के बारे में, सोशलिज्म के बारे में, उनमें अपना और कंट्रीब्यूशन थी। मार्क्स के आप आइडियाज़ को सुनिए। मार्क्स बोलते थे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है, यानी ये सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देती है किसी चीज़ पे, प्रॉफिट बनाने पे। लोगों का क्या होगा, वर्कर्स का क्या होगा, कोई ध्यान नहीं देता। ऑनर्स जो होते हैं, जो ऑनर होते हैं किसी चीज़ के, किसी भी इंडस्ट्री के, उनका एक ही काम रहता है कि आप कैपिटल को यानी पैसे को इन्वेस्ट कर दो फैक्ट्रीज के लिए और प्रॉफिट बनाओ। वर्कर का क्या होने वाला कोई मतलब नहीं। तो मेन मोटिव क्या है, तो मेन मोटिव वाज टू अर्न प्रॉफिट। ओके, मार्क्स ये भी बिलीव करते थे कि वर्कर जो है वो ओवरथ्रो कर दे, यानी हटा दे किसी चीज़ के लिए ऐसे सोसाइटी को जो कैपिटलिस्ट है, और सोसाइटी जो है वो कम्युनिस्ट सोसाइटी बन जाए। जैसे मैंने आपको बताया था एक टर्म आएगा आपके पास कम्युनिस्ट। कम्युनिस्ट क्या है, यही जो कोऑपरेटिव्स है, या सोशलिस्ट जो है वही आइडियाज़ है, सिमिलर, लेकिन नाम अलग अलग हो गया है, अलग अलग पीपल के हिसाब से, अलग अलग फिलोसफर्स के हिसाब से। वो बोले कि कम्युनिटी जो है, जैसे आप कोऑपरेटिव कम्युनिटी पढ़े थे वैसा ही कम्युनिटी होल्ड करे किसी भी सोसाइटी के रिसोर्सेज को, और जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ध्यान दिया जा रहा है उसको हटा दिया जाए। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों के आइडिया जो थे वो बहुत हेल्पफुल हुए और बहुत ज़्यादा मदद भी किए सोशलिज्म को आगे बढ़ाने में। तो मार्क्स के आइडिया से हम लोग कुछ लिख लेते हैं। ओके, तो मार्क्स जो है वो आर्ग्यू किया, आप बुक में भी देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसी थी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। और रियली में देखिए तो आज भी भले इम्प्रूव्ड है लेकिन कैपिटलिस्ट ही है, कैपिटलिस्ट। ओके, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी वाज कैपिटलिस्ट। और भी आप बोल सकते हैं जैसे इन्होंने और आइडियाज़ जो था कि जो पीपल है वो ओवरथ्रो कर दे इस सोसाइटी का। कैपिटलिस्ट करने का मतलब जो ऑनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर देते हैं, पैसा लगा देते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल, जो आप बोल सकते हैं इन्वेस्ट कैपिटल पैसा लगा देते हैं अपना, और उनका सिर्फ एक ही मोटो रहता है, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री, एंड देयर मोटोज आर, उनका ऑब्जेक्टिव रहता है टू मेक प्रॉफिट ओनली, टू मेक, या बोल सकते हैं अर्न प्रॉफिट। अब ये किसी भी कॉस्ट पे ये कर सकते हैं काम, वर्कर्स का कोई ध्यान रखे नहीं रखे, पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है या नहीं है, सोने की व्यवस्था है नहीं है, कोई मतलब नहीं इनको। इनका मेन काम क्या है, मेन काम है प्रॉफिट बनाना। अब मार्क्स जो थे, कार्ल मार्क्स, इनका ये भी बिलीव था, ये भी सोचते थे, और ये इनका मानना था कि वर्कर्स जो है वो ओवरथ्रो कर दे, वर्कर्स आर रिक्वायर्ड टू ओवरथ्रो, यानी हटा दे किस चीज़ को, रिक्वायर्ड टू ओवरथ्रो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को ओवरथ्रो कर दे, यानी उसको हटा के क्या रिप्लेस कर ले, उसके जगह सोशलिस्ट सोसाइटी या कम्युनिस्ट सोसाइटी रिप्लेस कर ले कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और सोसाइटी कैसी बन जाए, तो सोसाइटी जो है बिकम कम्युनिस्ट बन जाए। ओके, कम्युनिस्ट का अगेन मतलब क्या होगा, वैसे सोसाइटी जो
जिसमें एक कम्युनिटी होल्ड कर रहा है किसी भी रिसोर्स को। तो कि यही कार्ल मार्क्स का आइडियाज़ था। ओके, जो ये लोग होते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी या कैपिटलिस्ट आप बोल सकते हैं, उस टाइम में सोसाइटी था। तो इसमें लोगों पे ध्यान नहीं दिया जाता, जैसे आप यहाँ पे पढ़े हैं कि उनका प्रॉफिट कमाने पे मेन मतलब आता है, प्रॉफिट लाना है। कोई अटेंशन नहीं है वर्कर के बारे में, नो अटेंशन अबाउट वर्कर्स, कैसे वो जी रहे हैं, इनका क्या हाउसिंग फैसिलिटी है, कोई नहीं, कोई इससे मतलब है ही नहीं। ओके, कितने आवर्स काम करे इसका कोई मतलब नहीं, उनको काम है कि पैसा लगा दो और प्रॉफिट कमाओ। तो वर्कर्स को ओवरथ्रो कर देना चाहिए कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी को। तो मेन वही ऑब्जेक्टिव, चूँकि ये भी सोशलिस्ट थे तो इनका आइडिया वही था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी हटा दिया जाए और जो पीपल है या वर्कर्स हैं वो फ्री कर ले, अपने आप को ओवरथ्रो कर ले, और वर्कर्स शुड ओवरथ्रो फ्री कर ले, शुड फ्री देमसेल्फ या इंडिपेंडेंट कर ले। आप बोल सकते हैं ऐसा रिक्वायर्ड था उस टाइम में कि फ्री कर ले अपने आप को, किससे, फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जो वो लोग हैं जो सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं, वो जो उनके साथ उनको एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह देख रहे हैं कि जो हमको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमा के देगा, उससे अपने आप को फ्री कर लें। वर्कर खुद अपना एक सोसाइटी बनाए। ओके, वर्कर हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, यानी रेडिकली, फिर से आप देख रहे हैं रेडिकल कहाँ से जन्म लिया था, तो इसी सब से फिलोसफर सब के आइडिया से ही वो जन्म लिया था। तो वर्कर्स हैव टू कंस्ट्रक्ट, वर्कर्स को बनाना चाहिए, एक साथ मिलके, एकजुट मिलके बनाना चाहिए क्या चीज़, ए रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी, मतलब वैसा सोसाइटी जो जल्दी से जल्दी चेंज आए। आप रेडिकल्स का मतलब समझ गए। तो रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी जल्दी से जल्दी चेंज आए, जहाँ पे सारे प्रॉपर्टी, वेयर ऑल प्रॉपर्टी जो है, जितने भी प्रॉपर्टी है, जितने भी रिसोर्सेस है किसी कंट्री की, वो कौन ऑन करेंगे, ऑल प्रॉपर्टी वाज कंट्रोल्ड या आउंड सोशली, वाज सोशली आउंड या कंट्रोल, मतलब एक सोसाइटी, सोशली मतलब एक सोसाइटी होल्ड करे उस प्रॉपर्टी को। अब यही चीज़ क्या आ रहा था, कम्युनिस्ट सोसाइटी का आइडिया है। जो आप पढ़े थे कम्युनिस्ट सोसाइटी, तो कम्युनिस्ट सोसाइटी का मेन आइडिया यही है जो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़े। कम्युनिस्ट सोसाइटी का ऐसा आइडिया है कि जो कोई भी वर्कर है वो अपने आप को फ्री कर ले, किससे, कैपिटलिस्ट से, और अपना ही फ्री एक सोसाइटी बनाए, एक आइडियोलॉजी रखे सोशलिस्ट सोसाइटी, और रेडिकल हो, मतलब जल्दी से जल्दी चेंज लाने वाले हो। ओके, लेकिन जल्दी से जल्दी चेंज लाना भी कभी कभी बुरा होता है। खैर, इनका जो आइडिया था, और ये काम भी किया, बहुत हद तक काम भी किया, और लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी हुए इनसे। ओके, तो ये वर्कर को क्या चाहते थे, तो ये आज़ादी दिलाना चाहते थे, किसके साथ, कैपिटलिस्ट के साथ। तो वर्कर इस तरह से ये सब करके क्या कर सकते हैं, वर्कर्स वुड ट्रियम्फ मतलब आज़ादी। अब बुक में ये सब देख सकते हैं, मैं एनसीईआरटी बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। दे आर कॉन्फ्लिक्ट विथ कैपिटलिस्ट। अच्छा रहेगा आपके पास अगर बुक रहेगा। कैपिटलिस्ट से आज़ादी पाले, उन पे विजयी पाले, यही इनका मोटो था। और इनका मानना था कि कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है वो नेचुरल सोसाइटी है। अब क्यों बोला इन्होंने कम्युनिस्ट सोसाइटी को नेचुरल सोसाइटी, बेसिक्स आइडिया है। देखिए, जब भी नेचर क्रिएट किया हुआ हम लोग को, तो नेचर जब क्रिएट किया हुआ है, नेचर के हम लोग कंपोनेंट है, तो वो कभी अमीर गरीब कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट में बांटा था नहीं। तो रियली में हुआ क्या था, तब सभी लोग इक्वल थे, सभी के पास अपना अपना रिसोर्सेस था। लेकिन धीरे धीरे अमीरी गरीबी बनती गई, वर्कर्स और वर्कर क्लास और जो इंडस्ट्री में काम करते थे ऑनर्स, वो बनते गए। तो इसीलिए ये नेचुरल सोसाइटी बोला गया है, क्योंकि नेचर जब हम लोग को एज ए बर्थ दिया था, तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसे ही थे, जहाँ पे रिसोर्सेज जो था वो किसी एक के पास नहीं रहता था और सबके पास बटा रहता था। खैर, ये तो बातें हुई किसके बारे में, थोड़ा सा सोशलिज्म और कुछ फिलोसफर्स के आइडियाज़ के बारे में। ओके, तो अब आप बता सकते हैं, यहाँ पे आपके एक्टिविटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि डिफरेंस क्या होगा कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में। ओके, तो आप आई होप कि आप ये बता सकते हैं। अब देखिए, इसके बारे में सपोर्ट देखते हैं कि कैसे सपोर्ट मिला सोशलिज्म को। तो मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट इंकरेज करे और ये सब हो, तो इसीलिए सपोर्ट भी मिला। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में 1870 आते आते, अब अगेन 1870 क्या है, 19th सेंचुरी चल रहा है, और ये लेट 19th सेंचुरी है, मिड के बाद है। 19th सेंचुरी में 1870 में क्या हुआ था, तो 1870 में ये आइडियाज़ जो थे सोशलिस्ट आइडियाज़, ये स्प्रेड हुआ, वेड स्प्रेड, फैल गया पूरी तरह से। और जब ये पूरी तरह से फैल गया, तो एक साथ रखने के लिए अपने एफर्ट को, जितने लोग एफर्ट लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, तो टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट, एक साथ प्रयास को रखने के लिए क्या किए वो लोग, टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट्स,
सोशलिस्ट जो है वो एक इंटरनेशनल बॉडी फॉर्म किए। देयर एफर्ट्स सोशलिस्ट फॉर्म्ड, जितने सोशलिस्ट थे वो क्या बनाए, फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी, जिसके बारे में मैंने थोड़ा आइडिया आपको पहले दिया था। इंटरनेशनल बॉडी बनाए और इसको नाम दिए सेकंड इंटरनेशनल। क्यों सेकंड इंटरनेशनल, क्यों फर्स्ट इंटरनेशनल क्यों नहीं, क्योंकि ये पहला ही तो बना था नहीं, इससे पहले भी कैपिटलिस्ट वाला था और ये कैसा बना है, सोशलिस्ट वाला, तो इसीलिए ये सेकंड इंटरनेशनल था। फर्स्ट इंटरनेशनल आप बोल सकते हैं कि वैसे थे जो कैपिटलिस्ट वगैरह बनाए हुए थे, तो इसको नाम दिया गया। ये जो बॉडी बना है नया सा, जिसमें सारे सोशलिस्ट लोग, जैसे आप पढ़े थे ना पॉलिटिकल क्लब्स जहाँ पे लोग आगे चर्चा करते हैं, उसी तरह से एक इंटरनेशनल बॉडी बना जिसको हम लोग सेकंड इंटरनेशनल के नाम से जानते हैं। ओके अब इंग्लैंड के और जर्मनी के वर्कर जो थे वो भी अपना एसोसिएशन एक साथ जोड़ते गए और बेटर लिविंग और बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए फाइट करने लगे और लोगों से हेल्प लेने लगे, फंड लेने लगे। किस चीज़ के लिए, कि वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए, वोट का राइट लेने के लिए। इस तरह से बहुत जगह यूरोप में पार्टीज बनने लगे। जैसे जर्मनी में ये एसोसिएशन जो थे वो काम किए एसपीडी के साथ, यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ, और मदद भी किए किस चीज़ के लिए, पार्लियामेंट्री कुछ सीट्स जीतने के लिए। यानी अब ये पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं भी कोई चीज़ को अब एज ए होल आप इफेक्ट करना चाह रहे हो तो इंडिविजुअल नहीं होगा, आपको गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना पड़ेगा, और यही चीज़ ये लोग समझ गए थे। तो इसलिए ये पार्टी बना रहे थे और गवर्नमेंट में आ रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया जर्मनी में एसपीडी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो था वो क्या किया, जीता भी, पार्लियामेंट्री सीट भी जीता। उसी तरह से 1905 का देखें तो सोशलिस्ट जो था एक यूनियन बनाया लेबर पार्टी के नाम से ब्रिटेन में, और सोशलिस्ट पार्टी फ्रांस में। लेकिन 1914 तक अगर बात करें, ये बात थोड़ी 1870s की बात की, लेकिन 1940 तक कभी भी गवर्नमेंट में नहीं आ पाई, क्योंकि गवर्नमेंट कब बनता है, जब मेजोरिटी हो जाए। ओके, तो गवर्नमेंट में कभी भी नहीं आ पाई। लेकिन अब चूंकि अपोजिशन में था, तो अपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, कोई डिसीजन मेकिंग में, तो डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते थे। और कोई गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा डिसीजन बनाया जाता था जो उन लोगों के लिए खराब हो, बुरा हो, तो इस चीज़ के लिए ये लोग अपोजिशन दिखाते थे। तो यार यही बात हुई। तो इस चीज़ को आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। कुछ पार्टीज़ के मैं नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्किंग वर्कर्स जो थे कहाँ पे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, सब जगह, इंग्लैंड, जर्मनी में, फ्रांस में, वो लोग क्या करने लगे, एसोसिएशंस बनाने लगे, फॉर्मिंग एसोसिएशंस। किस चीज़ के लिए, तो इनका मेन मोटो पहले से ही मैं आपको बता चुका हूँ, बेटर वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन के लिए, बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन। और इसमें बहुत सारे बातें थी जो मैंने सेकंड लेक्चर में आपको कर दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपका टाइम नहीं लूँगा उसके बारे में। ओके, तो इस चीज़ के लिए ये लोग फंड लेते थे और बहुत सारी पार्टी बनाए। जैसे जर्मनी में मैंने आपको बताया, जर्मनी में बना था एसपीडी। ओके, जिसके अंदर फुल फॉर्म क्या है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और ये सब आप थोड़ा सा याद रखें, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, और ये जीता भी था, वन पार्लियामेंट्री सीट, पार्लियामेंट के कुछ सीट को ये जीता भी था। उसी तरह से 1905 की बात करें तो 1905 में, बाय 1905 जो इंग्लैंड था, ब्रिटेन था, तो वहाँ भी जो सोशलिस्ट और ट्रेड यूनियनिस्ट थे, यानी एक साथ जो मिले हुए थे, वो फॉर्म्ड सोशलिस्ट। अब यहाँ पे कौन फॉर्म किए, सोशलिस्ट ही, सोशल में जो ग्रुप लगे हुए थे। अब आपको अलग अलग नाम मिल सकता है, कम्युनिस्ट, कोऑपरेटिव्स, सबका मेन मोटो यही था कि लोगों को इक्वल राइट दिया जाए। तो फॉर्म्ड क्या चीज़, लेबर पार्टी कहाँ पे, ब्रिटेन में, और फ्रांस में उसी तरह से कौन एक सोसाइटी था, एक पार्टी था, सोशलिस्ट पार्टी इन फ्रांस। ये सब आपको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, चिंता नहीं कीजिएगा, वो रटना नहीं है, एक दो नाम है बस, इन फ्रांस। लेकिन आप ये भी समझ लें कि बाय टिल 1940 तक दे नेवर सक्सीडेड, यानी कभी भी वो सरकार में नहीं आए। दे नेवर केम टू मेजोरिटी में नहीं आया और सरकार में नहीं आया, नेवर सक्सीडेड, कभी उनको सक्सेस नहीं मिला किस चीज़ में, तो सरकार बनाने में, नेवर सक्सीडेड। क्योंकि सरकार कब बनेगा, जब मेजोरिटी आएगी। नेवर सक्सीडेड, ये सब जुड़ा हुआ है, नेवर सक्सीडेड इन्फॉर्मिंग गवर्नमेंट, बट द इफेक्ट, वो क्या करते थे, वो इफेक्ट करते थे, प्रभाव देते थे किस चीज़ पे, डिसीजन मेकिंग पे, क्योंकि ये अपोजिशन में थे। डिसीजन मेकिंग किस रोल में थे, इन द रोल ऑफ अपोजिशन। जैसे अभी भी आप देखिए तो मेन हम लोग मेन दो पार्टीज़ हैं, कहने के लिए बहुत सारी पार्टी है, लेकिन मेन दो पार्टी है जो अभी रूलिंग में है और प्रोमिनेंट है। उसमें एक है कांग्रेस और एक है बीजेपी। तो बीजेपी अगर कोई काम करता है तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट में है,
वो गवर्नमेंट बनाई हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें किसका, कांग्रेस का, तो कांग्रेस का क्या रोल है यहाँ पे, अपोजिशन का मेनली। कहीं कहीं पे सरकार भी है, लेकिन मेन क्या इसका काम है, सेंट्रल में जो सरकार है वो है बीजेपी की, तो इसका काम है क्या चीज़, अपोज करना। तो कोई भी जो अगर डिसीजन बनता है, कोई भी अगर बिल पास होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाता है, तो वो कंडीशन, वो अगर डिसीजन अगर गलत लगता है कांग्रेस वाले को, तो वो अपोज कर देते हैं। तो इसलिए भले ही आप अगर देखें कि ये अपोजिशन में सरकार नहीं बनाए हुए, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली बात, सरकार जो है, कोई भी बीजेपी वाला है वो ऐसा डिसीजन बनाता है जिससे किसी को हार्म नहीं हो। और दूसरी बात, उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखता है क्या चीज़, कि इससे अपोजिशन वाले को भी ज़्यादा उंगली उठाने का बहाना नहीं मिले। ओके, तो उंगली उठाने का बहाना नहीं मिले, ये सब बात। खैर, तो सारे सोशलिस्ट जो एसोसिएशन थे वो बेटर लिविंग के लिए फाइट कर रहे थे, और यहाँ पे राइट टू वोट के लिए एंड फॉर वोट के लिए फाइट कर रहे थे, वर्किंग आवर के लिए, राइट टू वोट के लिए, इसीलिए। लेकिन 1940 तक वो सक्सीड नहीं हुए गवर्नमेंट बनाने में यूरोप में, लेकिन उनका आइडिया जो था वो लेजिस्लेचर को शेप देता था, क्योंकि ये अपोजिशन के रूप में था, तो डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता था। ओके, तो इसी तरह से ये सब चलता गया, और सोशलिज्म के बारे में यही सब मेनली था जो आपको पढ़ना था अभी तक। और ऑफ कोर्स ये तो यहाँ पे आप पढ़े हैं सोशलिस्ट का थोड़ा सा पार्ट। अब रशियन रिवॉल्यूशन जो पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, रशियन रिवॉल्यूशन में सोशलिज्म छूट जाएगा? नहीं, इसी के कारण तो हुआ, इसी कारण आप जो देखेंगे रशिया में जो रिवॉल्यूशन हुआ वो इसी के कारण। रशिया में रिवॉल्यूशन कौन किया? सोशलिस्ट वगैरह लोग ही किए, जो लोग ऐसा आइडिया रखते थे वही लोग किए। वहाँ पे भले ही इधर आप देखिए किधर दूसरे पार्ट्स में, वहाँ पे ये गवर्नमेंट बनाने में सक्सीड नहीं कर रहा था। तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि यूरोप में किसी पार्ट में नहीं हुआ था। खैर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे रशियन रिवॉल्यूशन में। मैं आपको इसके बारे में अभी सब कुछ नहीं बता सकता, वहाँ भी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। आप अगर ध्यान से अगर पढ़ते होंगे तो आपको मज़ा आ रहा होगा। ओके, एक मूवी की तरह है जहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करते जा रहे हो, और फाइनली एट लास्ट आपको सब कुछ मिल के एक स्टोरी के रूप में आपको बन जाएगा। तो आजकल का सस्पेंस थ्रिलर मूवी होता है वो भी तो ऐसा ही रहता है, अलग अलग पे अलग अलग पॉइंट रहता है, बाद में पता चलता है ओ ये डॉट इससे कनेक्टेड था, ये डॉट इससे कनेक्टेड था, और फाइनली आपके पास मूवी एक स्पष्ट फिल्म के रूप में आ जाता है और आप इंजॉय करते हो। तो वैसा ही ये चैप्टर भी है, भले ही लेंदी है, और सोशलिस्ट का अगर मेन पार्ट बोले तो सोशलिज्म का मेन पार्ट खत्म हो गया, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, जो कि एक लेंदी पार्ट है इस चैप्टर का, एक बड़ा पार्ट है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे उसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी फिलोसफर्स हैं या जो लोग मेन कंट्रीब्यूशन दिए उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, नीचे अगर देखिए आपको, अगर आपको रेफरेंस लेना है तो फिगर 2 आप देख सकते हैं नीचे जो एक पेंटिंग किया हुआ, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लें। वहाँ पे जो बॉक्स में दिया हुआ है वो मैं स्क्रीन भी आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो वही लोग थे जो ये आइडिया रखते थे, उन्होंने कितने जगह पे रिवॉल्यूशन भी किया था, रिवॉल्यूशन का ट्राई किया था। ओके, तो ये सब आइडिया ऐसे ही चलते रहा, और रशियन रिवॉल्यूशन भी हुआ, इसके बारे में हम लोग खैर पढ़ेंगे। कंट्रीब्यूशन हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, जो कि एक लेंदी पार्ट है इस चैप्टर का, एक बड़ा पार्ट है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े थे उसी तरह से रशियन रिवॉल्यूशन में पढ़ेंगे, वहाँ पे भी फिलोसफर्स हैं या जो लोग मेन कंट्रीब्यूशन दिए उसमें, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इसी तरह से देखते रहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन आप कर सकते हैं। वीडियो के बारे में कोई सुझाव देना हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स ओपन है, पब्लिक है, आप ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।